गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ आगे की चर्चा करने के लिए। आपको याद होगा कि पिछली चर्चा में हमने सांख्य योग दर्शन में सांख्य दर्शन के अंतर्गत द्वैतवाद पर बात की थी। संक्षेप में समझाने का प्रयास किया था कि सांख्य दर्शन दो मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति एक पुरुष, और दोनों स्वभाव से एक दूसरे के विरुद्ध हैं, स्वतंत्र है, नित्य है, शाश्वत है। और द्वैतवाद किसी भी दार्शनिक के लिए या किसी भी दार्शनिक विचारधारा के लिए या किसी भी दार्शनिक परंपरा के लिए तब समस्या बनता है जब दो तत्वों को एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र माना जाए, और सांख्य में ऐसा ही हुआ। तो एक प्रकृति एक पुरुष। सांख्य दर्शन किसी तीसरे तत्व यानी इन दोनों से परे ईश्वर जैसी किसी तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करता और सृष्टि की विकास प्रक्रिया में इन दो ही तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है। हमें याद ये भी रखना है कि सांख्य दर्शन में सारी सृष्टि जो उत्पन्न होती है वो केवल प्रकृति से उत्पन्न होती है, पुरुष के संसर्ग से। पुरुष तो केवल प्रकृति की साम्य अवस्था को, जैसा अपन ने बात की थी कि सत रज तम तीन घटकों के मेल से प्रकृति का निर्माण हुआ। तो जब प्रकृति अपनी मूल अवस्था में रहती है वो प्रकृति की साम्य अवस्था है, और जब किसी बाह्य तत्व का, जैसा कि पुरुष है सांख्य में, जब सानिध्य मिलता है तो प्रकृति की इस साम्य अवस्था में विषमता, वैषम्य अवस्था आती है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस क्रम में सांख्य कारिका में दर्शन लिखा हुआ है हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं, परंतु सांख्य दर्शन को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज है जानने की, समझने की, वो ये है कि सांख्य दर्शन दो मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष, जिसमें प्रकृति के साथ पुरुष के संसर्ग होने से प्रकृति में विकार उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है क्रमशः है। महत, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, और फिर सारा दृश्य जगत। ये एक क्रम बनता है। पुरुष का स्वरूप हमने जाना, प्रकृति का स्वरूप हमने जाना। सांख्य में पुरुष शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, साक्षी है, दृष्टा है, नित्य है, चेतन है, ज्ञाता है। प्रकृति जड़ है, नित्य है, अजा है, त्रिगुणात्मक है, प्रशोधर्मी है, सामान्य है, अविवेकी है। ये बातें हमने इन दोनों के संदर्भ में की। तो एक फिलॉसफर जिस विषय पर चिंतन करता है वो विषय यही है कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किन से उत्पन्न हुई, तो ये किन से उत्पन्न हुई, तो ये तो बात अपन कर रहे हैं कि भाई प्रकृति से उत्पन्न हुई। और कैसे उत्पन्न हुई, क्या क्रम रहा, ये विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। खुद विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सृष्टि की विकास प्रक्रिया भी कह सकते हैं, और सर्ग का सिद्धांत भी कहते हैं। सर्ग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि सांख्य के अनुसार सर्ग की प्रक्रिया या सृष्टि की विकास प्रक्रिया या उद्विकास का सिद्धांत। तो दो मूल तत्व प्रकृति और पुरुष, उनसे संपूर्ण सृष्टि कैसे उत्पन्न होती, ये हमारी चर्चा का विषय।
तो सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या पर यदि बात की जाए तो वो हो जाएंगे 25, जिसमें से 2 मूल हैं, एक प्रकृति एक पुरुष, और 23 तत्व व्युत्पन्न है। पुरुष और प्रकृति के संयोग के परिणाम स्वरूप व्युत्पन्न है। प्रकृति से ये समस्त संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए समस्त संसार को प्रकृति का परिणाम या विकार कहा जाता है। इसको एक और भाषा में बोले तो यह समस्त संसार रूपी विकार या परिणाम जो है वो अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया है। अव्यक्त का मतलब है कि कोई चीज छुपी हुई है, अभी सुप्त है, दिखाई नहीं दे रही, और वही प्रकट हो जाए तो ये व्यक्त हो जाती है। तो 25 तत्वों में एक प्रकृति, एक पुरुष, महत, बार बार आ रहे हैं शब्द महत। महत मतलब बुद्धि के लिए यहाँ महत शब्द का प्रयोग किया गया, और महत का अर्थ होता महा। महत अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये 23 तत्व व्यक्त कहलाते हैं, और इनकी उत्पत्ति को ही विकास कहते हैं। तो सांख्य दर्शन में क्या समझने की आवश्यकता है कि सृष्टि के विकास में प्रकृति और पुरुष का संयोग ही पर्याप्त है, इसमें ईश्वर जैसे किसी तीसरे तत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। सांख्य में जो प्रकृति जो एक मूल तत्व है वो स्वयं परिणमनशील और परिवर्तनशील है। इसका कारण क्या है कि प्रकृति में जो 3 घटकभूत तत्व हैं, सत्व, रज, तम, उसमें से रजगुण वो क्रिया का प्रवर्तक है। तो प्रकृति जब अव्यक्त होती है, अपनी मूल अवस्था में रहती है, तब भी वो परिणमनशील है, कारण कि तब भी रजगुण जो है वो उनको सक्रिय रखता है। लेकिन उस अवस्था में तीनों घटकभूत तत्व सत, रज, तम अपने आप में ही बदलते रहते हैं, सत सत में, रज रज में, तम तम में। लेकिन जब प्रकृति व्यक्त होती है तो फिर अलग प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें कोई एक गुण अधिक होगा और कोई 2 गुण दबे हुए होंगे। तत्पश्चात परिणाम स्वरूप कोई वस्तु उत्पन्न होगी जिसका रूप, जिसका स्वरूप जो है वो उसके उस मूल गुण से निर्धारित होगा, जो गुण उसमें पाया जाता है। तो जैसा अपन बात कर चुके हैं कि सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका नामक पुस्तक लिखी, और पुस्तक में 72 कारिकाएं हैं। उन्हीं 72 कारिकाओं में संपूर्ण सांख्य दर्शन उपलब्ध है। तो कारिकाओं के माध्यम से सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाया गया है। तो सृष्टि की विकास प्रक्रिया के लिए भी एक कारिका दी गई है। कारिका संस्कृत में है, थोड़ी कठिन भी बनती है, और एक प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप और हम इसका उच्चारण कर नहीं सकते। लेकिन मैं परंपरा अनुसार कारिका का उच्चारण यहाँ पर कर रहा हूँ। प्रकृतेर महास्ततोऽहंकार स्तमाद गणस्य षोडकस्य तस्मादपि षोडश कात्याभ्य पंचभूतानि। मतलब इसको यूं कह लीजिए कि मूल प्रकृति से महतत्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, तथा 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। अंततः इन महाभूतों से संपूर्ण दृश्य संसार की रचना या उत्पत्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले 2 मूल तत्व हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। तो ये जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा है, याद रखिएगा, जो चेतन तत्व है। प्रकृति का अर्थ यहाँ जड़ तत्व है, ना कि नेचर। तो ये जो चेतन तत्व है ये प्रकृति से संसर्ग करता है। अब क्यों करता है, ये तो एक सांख्य में समस्या है। जैसा कि अपने पिछली चर्चा में थोड़ी बहुत बात की थी कि जो संसर्ग है वो अपेक्षा से होता है, परस्पर अपेक्षा, भोगापवर्ग। प्रकृति अपना भोग चाहती है और पुरुष अपना अपवर्ग चाहता है, लेकिन
सांख्य को ठीक ढंग से जानने समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि जो सांख्य में पुरुष है वो मुक्त ही है, स्वभाव से मुक्त ही है। तो जब मुक्त ही है तो फिर उसको भोग, वो अपवर्ग की कहाँ आवश्यकता है? प्रकृति जो स्वभाव से जड़ है वो भोग की बात कैसे सोच सकती है? लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर और विस्तार में चर्चा की आवश्यकता है। फिलहाल तो जिस भी कारण से होता हो, लेकिन संसर्ग तो होता है, ये इसलिए मानना चाहिए क्योंकि सृष्टि उत्पन्न है ना, सृष्टि में तो हम सब कुछ देख ही रहे हैं, तो सृष्टि की सत्ता को तो नहीं नकारा जा सकता। तो ये उत्पन्न तो हुई है, अब कैसे हुई है ये बताने की आवश्यकता है। क्यों हुई है ये बताने के लिए थोड़ा और ज़्यादा गहन अध्यापन की आवश्यकता है। तो पुरुष जो जड़ तत्व, वो चेतन तत्व है, वो प्रकृति से संसर्ग करता है। तो प्रकृति की साम्य अवस्था सतरजतम, वो वैषम्य अवस्था में बदलना प्रारंभ होती है। प्रकृति में पाए जाने वाला जो रजगुण है, सर्वप्रथम उसमें क्रिया होती है। रज में, रज की क्रिया के परिणाम स्वरूप सृष्टि में विकार प्रारंभ होते हैं और एक आंदोलन छिड़ता है। प्रकृति के तीनों समान तत्वों में एक आंदोलन, एक संघर्ष छिड़ता है, एक स्पंदन, एक उत्पीड़न सा प्रारंभ होता है। इस संघर्ष में सत रज तम तीनों आपस में टकराते हैं, संघर्ष करते हैं और सबसे पहले सत्य की विजय होती है, सत्व की विजय होती है, सत्व रज तम। और इस सत्य तत्व की विजय का अर्थ ये है कि जो सबसे पहले अपने आप को प्रकट करता है वो सत्य तत्व है और उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि उत्पन्न होती है। यह सांख्य में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसको हम बार बार एक और शब्द प्रयोग में ले रहे हैं, महत। महत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रथम विकार है और प्रथम विकार होने के नाते वो महान है। ठीक है, तो एक हो गया प्रकृति और फिर उससे प्रथम तत्व जो उत्पन्न होता है वह है महत यानी बुद्धि। सॉरी। तो प्रकृति तीन गुणों की साम्यावस्था है, पुरुष के संसर्ग से वैषम्य में बदलती है। सॉरी। तो साम्यावस्था में की स्थिति में प्रत्येक गुण दूसरे गुण के विरुद्ध पड़ जाता है और इस विरोध से संतुलन बना रहता है, परिणाम स्वरूप कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब वैषम्य अवस्था आती है, जब प्रकृति का अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रकट होती है, तब पुरुष के संयोग से, पुरुष के संसर्ग से प्रकृति की साम्यावस्था में गुण क्षोभ, एक शब्द है गुण क्षोभ। गुण क्षोभ का अर्थ है कि तीनों गुणों में एक संघर्ष, एक आंदोलन छिड़ता है और गुण क्षोभ से प्रकृति के तीन गुणों में संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है। इस विचलन या बिगड़ने के कारण ही प्रकृति में विकार उत्पन्न होने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को सृष्टि की विकास प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया में प्रथम तत्व जो उत्पन्न होता है वो महत है, बार बार कह रहा हूँ, महत बुद्धि। ठीक है ना। तो हम अब आगे उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं उनकी इस प्रक्रिया के साथ साथ उनके स्वरूप पर भी क्रम से चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।